नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। महामारी के खिलाफ किसानों की इस लड़ाई में दूरदर्शन किसान का विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत लगातार बना हुआ है और हमारा प्रयत्न है कि खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम नई नई जानकारियां इस दौर में भी किसानों तक पहुंचती रहें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती किसानी में लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज विशेष आत्मनिर्भर भारत में। देखते हैं सुर्खियां। बागवानी के क्षेत्र में इजरायल की तकनीक को अपना रहा है भारत। कर्नाटक में 3 उत्कृष्ट केंद्रों का किया गया उद्घाटन। दूर होंगी मोटे अनाज की खरीद और वितरण की रुकावटें, सरकार ने नियमों में बदलाव के दिए संकेत। जारी है गेहूं की सरकारी खरीद, पिछले साल के मुकाबले 12.5% खरीद अधिक। कैच द रेन अभियान की कई उपलब्धियां, तेजी से हो रहा है जल संचयन ढांचे का निर्माण। और अब खबरें विस्तार से। भारत इजरायल परियोजना के तहत कर्नाटक में 3 उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। इनका मकसद है बागवानी के क्षेत्र में इजरायल की प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना ताकि हमारे किसानों को इससे आर्थिक लाभ हो सके। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत के 12 राज्यों में 29 ऑपरेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE काम कर रहे हैं। इनमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्नत इजरायली एग्रो प्रौद्योगिकी लागू की जा रही है। इन 29 केंद्रों में से 3 कर्नाटक में है। इनमें से आम के लिए स्थापित केंद्र कोलार में है, अनार के लिए बगलकोट में और सब्जियों के लिए धारवाड़ में। इन केंद्रों का काम उत्कृष्टता के लिए ज्ञान का सृजन करना, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करना और अधिकारियों के साथ साथ किसानों को प्रशिक्षित करना है। उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तकनीक के मामले में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उनका कहना था कि इजराइल की तकनीक से स्थापित सेंटर्स बहुत सफल रहे हैं। ये सेंटर्स किसानों की आय को दोगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तोमर का कहना था कि भारत और इजराइल के बीच तकनीक की साझेदारी से उत्पादकता भी बढ़ेगी और किसानों को उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है, उत्पाद अच्छा होगा तो दाम भी अच्छे मिलेंगे। इन COE ने नई तकनीकों के प्रचार प्रसार और प्रदर्शन के साथ साथ आसपास के किसानों और फील्ड स्टाफ को प्रासंगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि मंत्री ने कहा कि इजराइल के तकनीकी सहयोग से एकीकृत बागवानी विकास मिशन की ओर से वित्त पोषित 34 COE अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 29 सेंटर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और इनका लाभ किसानों को मिल रहा है। इन सेंटर्स में हर साल 50,000 ग्राफ्ट पौध और 25 लाख सब्जियों की पौध के उत्पादन की क्षमता है। ये CEO 2021-22 के दौरान 10 गांवों को इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए गोद भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कर्नाटक में IIAP के तहत COE की स्थापना के वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और इजराइल को धन्यवाद दिया। कर्नाटक के बागवानी और रेशम उत्पादन मंत्री R शंकर ने कहा कि कर्नाटक के प्रगतिशील किसान इन केंद्रों की ओर से विकसित नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए बहुत उत्साही है। आपको बता दें कि भारत विश्व में बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2020-21 में बागवानी उत्पादन 32 करोड़ 66 लाख टन होने की संभावना है। ऐसे में जरूरत है विश्व बाजार में भारतीय बागवानी उत्पादों की उपस्थिति बढ़ाने की और इसमें ये केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में मोटे अनाज की खेती और वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए इसके मानदंडों में संशोधन करने का समय आ गया है ताकि योजनाबद्ध तरीके से इसकी खेती को प्रोत्साहित किया जा सके।
मोटे अनाज में मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलें आती है। ये अनाज न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था में भी इनका बड़ा योगदान है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बाजरे की फसल को खास तौर से प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। मोटे अनाज के लिए वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की एजेंसियां और FCI किसानों से मोटे अनाज की खरीद करती है। राज्य सरकार को दी गई खरीद अवधि 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही दूसरी शर्त ये है कि निर्धारित खरीद अवधि उस राज्य में कटाई अवधि खत्म होने के 1 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राज्य में संबंधित फसल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मोटे अनाज की खरीद और वितरण के लिए राज्यों को अधिकतम 6 महीने का समय दिया जाता है। पीयूष गोयल इन्हीं नियमों में बदलाव की बात कर रहे हैं। वो रेलवे के अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कामकाज भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानदंडों में संशोधन से मोटे अनाज की खरीद को बढ़ावा मिलेगा। इन अनाजों में पौष्टिक गुणों की वजह से सतत कृषि विकास और फसलों के विविधीकरण में भी फायदा मिलेगा। इन फसलों की नई खरीद की अनुमति तभी दी जाएगी जब पिछले स्टॉक का निपटान किया जाएगा, ताकि संभावित रीसाइक्लिंग से बचा जा सके। उपभोक्ता राज्य की आवश्यकता के अनुसार ही अंतर राज्य आवागमन की अनुमति दी जाएगी। बाजरे की खेती सीमांत और असिंचित भूमि पर की जाती है और इसकी खरीद से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। बाजरा अधिक पौष्टिक होता है, इसलिए भारत को कुपोषण से लड़ने में भी मददगार होगा। पर्यावरण हितैषी होने की वजह से स्थायी कृषि को बढ़ावा देने और पर्यावरण के संरक्षण में बाजरे की अहम भूमिका है। इसके अलावा इस फसल की स्थानीय खरीद और खपत से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा। दूसरी फसलों की आवाजाही की जरूरत भी कम होगी। मोटे अनाज 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खराब भी नहीं होते। हाइब्रिड ज्वार, मालदंडी ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का और जौ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का भी प्रावधान है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 के दौरान MSP पर कुल 11,62,000 टन मोटा अनाज खरीदा गया है और इस खरीद से 3,04,914 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा ये विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गेहूं की सरकारी खरीद का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी एजेंसी 1975 रुपए के MSP पर गेहूं की खरीद कर रही है। आपको बता दें कि बीते साल के मुकाबले अब तक गेहूं की खरीद में 12.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा धान, दलहन, तिलहन की भी खरीद की जा रही है। रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू और कश्मीर में गेहूं की खरीद हो रही है। 13 जून तक 4,25,77,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है।
जबकि पिछले साल इस अवधि तक खरीदारी 3,78,44,000 टन थी। इस साल अब तक की खरीद पर करीब 47,53,000 किसान MSP का लाभ ले चुके हैं और उन्हें 84,089 करोड़ से भी ज्यादा रकम का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2020-21 में धान की खरीदारी भी चल रही है। 13 जून तक 8,26,60,000 टन से अधिक धान खरीदा गया है। इसमें खरीफ और रबी दोनों की खरीदारी शामिल है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में धान की खरीदारी 7,43,18,000 टन थी। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 1,22,24,000 किसानों को 1,56,061 करोड़ से भी अधिक का भुगतान किया जा चुका है। राज्यों से मिले प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 के लिए 1,07,83,000 टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई थी। ये मंजूरी मूल्य समर्थन योजना के तहत दी गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1,74,000 टन 12 खोपरा खरीदने की भी स्वीकृति दी गई है। अगर अधिसूचित फसल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें MSP से नीचे चली जाती है, तो केंद्र नोडल एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 13 जून तक सरकार ने 7,96,118 टन से भी अधिक मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर और मूंगफली के अलावा सरसों और सोयाबीन की खरीदारी हो चुकी है। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,25,586 किसानों को करीब 3,741 करोड़ रुपए की आय हुई है। तो अभी आपने जाना गेहूं की सरकारी खरीद के बारे में। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी आत्मनिर्भर भारत जारी है, कहीं मत जाइएगा, बने रहें हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत और अब बात करते हैं कैच द रेन अभियान के बारे में, जिसको लेकर जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने संसद के सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वो इस अभियान से जुड़े। आपको बता दें कि ये अभियान अब तक कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। कैच द रेन अभियान की कई उपलब्धियां। तेजी से हो रहा है जल संचयन ढांचों का निर्माण। अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और बरसात का पानी बहकर बेकार चला जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स अभियान के बिगुल फूका। अभियान का उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, मौजूदा तालाबों और जल निकायों को पुनर्जीवित करना, नए जलाशयों का निर्माण और चेक डैम की व्यवस्था करना है। रतन लाल कटारिया की ओर से भेजे गए पत्र में सभी सांसदों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने को कहा गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2019 में भी चलाया गया था। तब ये पानी की किल्लत वाले सिर्फ 1,592 ब्लॉकों तक सीमित था, जबकि ऐसे ब्लॉकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस साल दायरा बढ़ाकर अभियान को पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद अभियान उपलब्धि हासिल कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1,64,000 जल संरक्षण और जल संचयन ढांचे बनाए हैं। 1,82,000 नए ढांचों पर काम चल रहा है। इसके अलावा अभी तक 37,428 पारंपरिक ढांचों और वर्तमान जलाशयों का पुनर्निर्माण किया गया है। जल्द ही 42,000 अतिरिक्त ढांचों को नया रूप दिए जाने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत जल संरक्षण से जुड़े कुल 14,000 करोड़ रुपए का काम या तो चल रहा है या पूरा हो चुका है। ये अभियान केवल ढांचा निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें फसल विविधीकरण, वन रोपण और जल उपयोग कुशलता पर सूचना के प्रसार को भी शामिल किया गया है। कृषि विभाग ने कृषि विकास केंद्रों के माध्यम से 1,488 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। उचित फल और WUE पर लगभग 53,000 किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बीज के लगभग 22,000 पैकेट और 2,35,000 पौधे वितरित करके किसानों से उचित फसल की ओर मुड़ने का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी सभी 2.5 लाख ग्राम सरपंचों के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस अभियान की सफलता में सक्रिय रूप से योगदान देने को कहा है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल, देखते हैं मौसम रिपोर्ट। एक्चुअली इस समय देश में जो मानसून सिस्टम बनते हैं उनके द्वारा भारी बारिश होती है। तो एक सिस्टम गंगेटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो उसके वजह से बिहार, झारखंड, गंगेटिक वेस्ट बंगाल तथा उड़ीसा में कई स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। और दूसरा सिस्टम ईस्ट यूपी के ऊपर है, तो उसके वजह से ईस्ट यूपी में कई जगहों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। और तीसरा सिस्टम वेस्टर्न कोस्ट पे है, यानी कर्नाटक से लेकर केरला कोस्ट तक है, वो ट्रफ के रूप में है। तो उस ट्रफ के वजह से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका और तमिलनाडु के घाट्स वाले इलाकों में भी कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, भारी से अति भारी बारिश संभावना है। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पर्यावरण प्रेमी तुलसी गौड़ा से, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण में लगा दिया और उनके इस योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। जी हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, ऐसे में पर्यावरण का स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है और हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। आइए देखते हैं तुलसी गौड़ा की कामयाबी की कहानी, किस तरीके से उन्होंने अनेकों लोगों को इस अभियान से जोड़ा और पर्यावरण के प्रति उनमें रुचि बढ़ाई। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला हैं। छोटी झाड़ियों वाले पौधों से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है, वह इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वह कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में इनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं, जो कर्नाटक के होनाली गांव में रहती हैं। वह कभी स्कूल नहीं गई और ना ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान है, लेकिन प्रकृति से अगाध प्रेम और जुड़ाव की वजह से उन्हें पेड़ पौधों के बारे में अद्भुत ज्ञान है। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए, जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं।
आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में एकाध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है, लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उनकी देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है। उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती, बल्कि पौधारोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वह अपने बल पर खड़ा न हो जाए। एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मॉनसून ने भी दस्तक दे दिया है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे पशुपालक काफ़ी सचेत रहें ताकि पशु में किसी तरह की बीमारी ना हो और वो स्वस्थ रहें। इसको देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस तरीके की एडवाइजरी जारी की है, आइए जानते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नान को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करे। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे किसान इस संकट की घड़ी में भी लगातार खेतों में बने रहें ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। सरकार ने भी कई तरह के सकारात्मक कदम उठाए ताकि कृषि कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहें। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस तरीके की गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन कर हमारे किसान संक्रमण से भी बच सकते हैं और साथ ही कृषि कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके।
कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। इसी के साथ ही हमारे आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप YouTube के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए करना बस ये है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और YouTube पर हमारे इस कार्यक्रम को देखें। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, इससे हमारे किसानों को जरूर लाभ होगा। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।